वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए ये है हिंदी की पेडागोजी की क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने इसको अटेम्प्ट कर लिया उसके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर देखना, एक क्वेश्चन भी मिस मत करना। दूसरी चीज़, आप मुझे स्कोर बताइएगा कि आपके कितने स्कोर आए हैं। एंड जो लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसके रिगार्डिंग में। एंड इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप चाहें तो वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे अगर आप ज्वाइन रहेंगे तो आपको क्लासेस के अपडेट जो है वो मिलते रहेंगे। चलिए करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है कि शिक्षिका ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को 6-6 के समूह में बांटा और उन्हें बिना अंत वाली, मतलब बिना किसी एंड के, एक लघु कथा दी, एक शॉर्ट स्टोरी। उसके बाद उसने कल्पना करने, चर्चा करने, अंतिम रूप देकर कहानी का अंत लिखने के लिए कहा। इस गतिविधि के द्वारा शिक्षिका उनके किस कौशल का विकास कर रही है। अब आप सोचो कि आपने 6 बच्चों का ग्रुप बना दिया, उसके बाद से उनको एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी दे दी, बट इसका कोई एंड नहीं है। फिर बच्चों से आपने बोला कि तुम इसको कल्पना करो, चर्चा करो और इस कहानी का लास्ट एंड जो है तुम लिखो, तुम बताओ। तो आप इससे कौन सा कौशल जो है बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं। आप खुद सोचो कि इससे क्या होगा कि बच्चों को सोचना पड़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग अपनी लगानी पड़ेगी कि आखिर में इसका एंड क्या होगा। तो सबसे बेस्ट इसका आंसर क्या हो सकता है? रचनात्मक आकलन, रचनात्मक लेखन। ठीक है, तो रचनात्मक वर्ड अपने आप में एक बहुत अच्छा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। मैंने आपको टैग वर्ड में भी कई बार बताया है। तो ये इसका राइट आंसर है। अब चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं 137। ये देखिए भाषा अधिगम के लिए शब्दकोश, जो शब्दकोश होते हैं लैंग्वेज के लिए क्या होते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यस ऑफ कोर्स, तभी तो हम बहुत सारे वोकैब्स वगैरह यूज कर लेते हैं, वोकैबलरी। तो इसमें से आपको बताना है इन चारों में से कि कौन सा जो है शब्दकोश के प्रयोग में, मतलब यूज में सबसे कम महत्वपूर्ण है, जिसका यूज सबसे कम है। लिस्ट वाला बताना है। देखिए किसी शब्द की वर्तनी का पता लगाना, ये तो होगा ही, तभी तो आप शब्दकोश जो है कोई भी सिखा पाओगे या सीख पाओगे। शब्द का अर्थ ढूंढना, बिना अर्थ के तो कोई बात ही नहीं है, तो ये तो एकदम इंपॉर्टेंट है। किसी शब्द का कर्मवाच्य रूप जांचना, ये नहीं होगा, क्योंकि कर्मवाच्य 1 to 5 में आप क्या ही पढ़ा लोगे। कर्मवाच्य का मतलब कर्ता हो गया, कर्म कारक हो गया, ये सारी चीजें हैं। तो ये इसका जो है शब्दकोश के प्रयोग में क्या है, सबसे कम महत्वपूर्ण है। एंड 4 देखिए, किसी शब्द के भाषा भेद की जांच करना। कोई शब्द दिया होगा, लिखा रहेगा और आपको बताना होगा कि ये कौन सा इसका भाषा, कौन से, जैसे कि आपने देखा होगा तत्सम आता है, तद्भव आता है, ये सारे क्या हैं, एक संस्कृत के बने होते हैं, हिंदी के बने होते हैं। तो ये तो जांच करना इंपॉर्टेंट ही है। तो ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि हमसे सबसे कम पूछा है इसलिए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 138। अब देखिए 138 में क्या है कि संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत किस पर केंद्रित नहीं है। किस पर केंद्रित नहीं होगा ये संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, ये पूछा है। तो पहला देखते हैं, मनुष्य अंतर्निहित भाषा यंत्र के साथ जन्म लेते हैं, ये एकदम सही है। दूसरा देखिए, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, ये भी एकदम सही है। तीसरा देखिए, भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है, ये गलत है, क्योंकि लैंग्वेज आप आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से नहीं सीखते हैं। लैंग्वेज आप कैसे सीखते हैं, जब जितना ज़्यादा हो सके आप इंटरेक्ट करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, तब सीखते हैं। बस एक आदत बना लोगे उससे कुछ नहीं होगा। 4 देखिए, भाषा तार्किकता तथा मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखी जाती है। येस ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको मानसिक प्रक्रियाएं और ये तार्किकता का मतलब लॉजिक वगैरह लगाना होता है। तो 3 गलत है, बाकी सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 139। अब ये देखिए, इसमें क्या है कि भाषा शिक्षक को विद्यार्थियों में लेखन कौशल का विकास करते हुए आवश्यक रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भाषा शिक्षा है आप, ठीक है, आपको विद्यार्थियों में लेखन कौशल, मतलब लिखने वाले कौशल का विकास करते हुए सबसे अधिक ध्यान किस पर करना चाहिए। तो याद रखना, ये कई बार पूछा हुआ ये क्वेश्चंस। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, विचारों की अभिव्यक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप चाहते हो लेखन कौशल का विकास करना, बहुत से लोग लगा देंगे अच्छी लिखावट या फिर शब्द सीमा, ये नहीं होता है। क्योंकि विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए अगर आप किसी को बोलोगे कि तुम्हें मतलब अपने लैंग्वेज में इस कहानी का सारांश लिख दो, बच्चा उसको अच्छे से लिख सकता है। तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अब ये देखते हैं हम 140। कक्षा 1 की भाषा की पाठ्य पुस्तक में पहले पृष्ठ पर, पहला पृष्ठ होगा, उस पर मेले के दृश्य का, मेला होगा उसका छिपा हुआ है, दृश्य का क्या है, मेले के दृश्य का चित्र जो है वो छिपा हुआ है, जिसमें कोई शब्द या वाक्य नहीं लिखा हुआ है। तो शिक्षार्थियों के लिए इसका क्या उद्देश्य है। आप मान लो क्लास 1 के टीचर हो और उसकी जो बुक है, पाठ्य पुस्तक है, उसमें पहले पृष्ठ पर जो है मेले के कुछ दृश्य का जो चित्र है वो
छिपा नहीं, सॉरी, छपा हुआ है। देखिए यहाँ पर छपा हुआ है, केवल जो है पिक्चर छपा है बट कुछ लिखा नहीं हुआ है। तो आप इसका उद्देश्य क्या है, इसका सबसे बेस्ट उद्देश्य क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए। चित्र को देखने में मज़ा आता है कि बच्चे जो हैं चित्र को देख के एंजॉय करेंगे, ऐसा कोई उद्देश्य तो आपका नहीं होगा एज अ टीचर। चित्र को समझना तथा विश्लेषण करना, एंड दिस इज़ राइट, क्योंकि अगर चित्र बना हुआ है कुछ लिखा नहीं है तो ये बच्चा इसमें देखेगा कि आखिर इस मेले में जो है कौन कौन से व्यंजन बने हैं, कौन कौन से खेल हैं, बहुत सी चीज़ें देखेगा, वो उसको एनालाइज करेगा। ये सबसे बेस्ट है। तीसरा देखिए, उन्हें ऐसे चित्र बनाने के अवसर प्रदान करना, बिल्कुल नहीं। 4 देखिए, पुस्तक पठन में उनके धैर्य में वृद्धि करना, इससे कौन सा उसका धैर्य आ जाएगा। सबसे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, पिक्चर को समझेगा और उनको एनालाइज करेगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अगले पे चलते हैं, 141। ये देखिए, अभिकथन कारण ये हिंदी में भी आएगा। शिक्षक को कक्षा में संप्रेषणात्मक कार्य से संरचनाओं को संबद्ध करना आवश्यक है। यस, संप्रेषणात्मक मतलब कम्युनिकेशन करने से ही तो हम कर सकते हैं, संबद्ध कर सकते हैं। बिना संप्रेषण कार्य से संरचनाएं कैसे आप संबद्ध करोगे, तो ये एकदम सही है। दूसरा देखो, कारण क्या लिखा है कि संप्रेषणात्मक कार्यों का अभ्यास शिक्षार्थियों को समाज में बेहतर प्रदर्शन करने में समर्थ बनाता है। यस, जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेट करते हो ना, जितना बच्चों का एक्सरसाइज करवाते हो, अभ्यास करवाते हो, तो वो समाज में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, वो बोल सकता है। कई बार देखना आप, जो बच्चे क्लास में कुछ नहीं बोलते हैं, एकदम चुप रहते हैं, वो उतना अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमें अवसर देना चाहिए। तो दोनों बातें सही हैं, ए आर दोनों सही हैं तथा ये इसकी सही व्याख्या करता है। अब चलिए 142 पे। निर्देशित रचना सामान्यतः किस पर प्रस्तुत करनी चाहिए। निर्देशित रचना अव्यक्त स्तर पर, आरंभिक स्तर पर, किशोरावस्था के स्तर पर, या फिर व्यस्त। किशोरावस्था मतलब एडल्ट। तो देखिए, इसमें एक चीज़ याद रखना कि निर्देशित रचना का क्या मतलब है। सामान्यतः किस पर प्रस्तुत, मान लो आप कोई निर्देश दे रहे हो, कोई भी चीज़ आप पहले जो है बता रहे हो, तो वो आपको सबसे बेस्ट क्या होता है, आरंभिक स्तर से ही उसको प्रस्तुत करना स्टार्ट कर देना चाहिए। बच्चा अगर क्लास में आ रहा है तो वहीं से आप उसके अंदर क्या करो, निर्देशित रचना, इसका क्या करो, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हमें करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, बाकी के ये 3 गलत हैं। अब ये देखते हैं 143। गहन पठन का उद्देश्य किसको बढ़ावा देता है, और ये इतनी बार रिपीट किया है, इवन इंग्लिश में भी आता है, गहन की जगह पे एक्सटेंसिव रीडिंग आता है। तो वहाँ पर एक्सटेंसिव लिखा होता है, यहाँ पर गहन लिखा होता है, दोनों का मतलब सेम है और दोनों का मतलब होता है इंजॉय करने के लिए, आनंद के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। इसमें तो ये आपको एकदम पता ही होना चाहिए कि गहन पठन का क्या मतलब होता है, आनंद के लिए इसका पढ़ाना, उद्देश्य इसका यही होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हमारा 144 है। युक्ति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है। अब देखो, बहुभाषिकता का मतलब होता है कि बहुत सारे लैंग्वेज। तो आप क्या सोचोगे कि पहला ऑप्शन देखते हैं कि विद्यालय में अनेक भाषाओं का शिक्षण, इसी को तो बोलेंगे बहुभाषिकता, बट ये नहीं होता है। बहुभाषिकता का मतलब ये होता है कि आपने हर क्लास में अगर 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चों के जो मदर टंग है उसका यूज करके अपना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आप उसको क्या करोगे, यूज करोगे, उसको बोलते हैं बहुभाषिकता। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट कि सभी शिक्षार्थियों की मातृभाषाओं का शिक्षण अधिगम, जो बच्चा जिस भाषा में सीख रहा है, समझ रहा है, आपको उसी भाषा को यूज करना है और इसी को बोलते हैं बहुभाषिकता। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। और शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग करना, यहाँ पर सभी नहीं लिखा है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। और शिक्षार्थियों को विदेशी भाषाएं सीखने में समर्थ बनाना, ये भी नहीं है। ये है कि आप सभी बच्चों का जो मदर टंग है उसका यूज करके आप पढ़ा रहे हो। अगले क्वेश्चन पे चलिए, 145। यहाँ पर देखिए लिखा है कि पठन शिक्षण शास्त्र किस बात का समर्थन करता है। किस बात का, पठन शिक्षा शास्त्र। तो आप खुद सोचो कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, उसका क्यों पढ़ रहे हो, इसका मतलब आपको उसको समझना है, उसका अर्थ ग्रहण करना है, इसीलिए तो आप पढ़ रहे हो। नहीं तो अगर आपको समझ में ही ना आए तो पढ़ने का क्या मतलब है। तो देखो, पहला लिखा है कि पठन का मतलब अर्थ ग्रहण करना है, ऑफ कोर्स। दूसरा देखिए, पठन का मतलब लिपि पढ़ना है। लिपि पढ़ना बिल्कुल भी नहीं होता है। आप कुछ पढ़ते हो तो उसमें लिपि थोड़ी ना ढूंढते हो। तीसरा देखिए, पाठ्य सामग्री के विचारों का सांकेतिकरण पठन है। जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें जो थॉट्स वगैरह हैं उसका सिंबलाइज कर रहे हैं, ये भी नहीं है। 4 देखिए, लेखक बनने के लिए पठन आवश्यक है, मतलब आपको राइटर बनने के लिए पठन आवश्यक है, ये भी नहीं है। क्यों बनना है। पठन शिक्षण शास्त्र जो है वो किस बात का समर्थन करता है, तो इसका मतलब है अर्थ ग्रहण करना है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट।
अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 146। अब ये देखिए 146 में है, भाषा अधिगम में युक्ति के रूप में कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या है। भाषा जो अधिगम है, जो लर्निंग होती है, उसमें कहानी क्यों सुनाते हैं आप बच्चों को। छोटे बच्चे होते हैं ना 1 to 5 के, तो उनको कहानी इसलिए आप अगर खुद सोचो कि क्या बच्चों को आप नैतिक शिक्षण देना चाहते हैं उससे कहानी सुनाकर, या फिर दूसरा शिक्षकों को कहानी याद करने में समर्थ बनाना है। याद करना तो वैसे भी गलत होता है। तीसरा देखो, शिक्षार्थियों को कहानी के पठन के लिए समर्थ बनाना है कि आप बच्चों को समर्थ बना दो, ये भी नहीं होगा। 4 देखिए, शिक्षार्थियों को भाषा सीखने के मौके देने हैं, एंड दिस इज राइट, क्योंकि इतना अगर 1 to 5 का बच्चा है उसको डायरेक्ट आप नहीं सिखाते हैं कोई भी चीज़। हम क्या करते हैं कि कहानी वगैरह के माध्यम से बच्चों को खेल खेल में भाषा भी सिखा देते हैं, उससे बच्चों को मौका भी मिलता है और वो इंटरेस्ट भी लेते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अब ये हमारा 147, भाषा अधिगम के लिए पूरक पठन के रूप में, पूरक मतलब जो उसके जैसा हो, उसमें क्या किया आपने, लघु कहानी जो छोटी कहानियां होती हैं तथा अन्य वृत्तांतों का संग्रह को सुझाया गया है। तो पूरक पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये चीज पूछ रहा है। तो पूरक पठन का क्या मुख्य उद्देश्य है, गहन पठन को बढ़ावा देना, दूसरा नैतिक अधिगम को बढ़ावा देना, तीसरा विस्तृत पठन को बढ़ावा देना, या 4 अकादमिक कौशलों को बढ़ावा देना। तो अगर आपने ऊपर वाला जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया था, अगर आपने उसको थोड़ा सा भी दिमाग से किया होगा तो ये बहुत आसान से आप कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए उसमें कहानी की बात हो रही थी कि लघु कहानी, कहानी के माध्यम से हम बच्चों को भाषा सिखा देते हैं। बट यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर लिखा है कि भाषा अधिगम के लिए पूरक पठन के रूप में, उसके रूप में बोल रहा है कि लघु कहानी तथा अन्य वृत्तांतों का संग्रह को ऐसे सुझाया गया होगा। तो पूरक पठन क्या है, पूरक पठन के रूप में मतलब उसके जैसा। तो इसका क्या मतलब है, गहन पठन को बढ़ावा देना नहीं, ना ही नैतिक अधिगम को बढ़ावा देना, और ना ही अकादमिक कौशलों को बढ़ावा देना। अगर आप उसके रूप में लघु कहानी तथा इन सभी को बता रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो, तो इसका एक ही मतलब होता है कि विस्तृत पठन को बढ़ावा देना। अब आप ये सोचोगे कि 1 to 5 का जो है, 1 to 5 का जो बच्चा है वो कैसे विस्तृत पठन को, आपको प्रमोट करना है, ये नहीं कि आपको उनके ऊपर थोपना है। तभी तो आप जाकर ये उसी की जैसा लघु कहानी और ये सारी चीज़ें, उसमें बच्चे को इंटरेस्ट आएगा। आपको कोई चीज़ याद नहीं करवानी है ना, लघु कहानी की बात कर रहा है। और इसका मतलब यही होता है कि अगर आप ऐसे सजेशन देते हैं तो विस्तृत पठन को आप बढ़ावा देते हैं, और इसको पढ़ के क्या होता है, बच्चों का जो भाषा है वो भी प्रमोट होता है, उसमें भी वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अब ये देखिए 148, निम्न में से किस पर कविता की कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इन चारों में से कौन सा ऐसा है जिस पर आप क्लास में कविता की कक्षा में, मतलब पोयम वगैरह सुनवा रहे होंगे बच्चों से, तो उसमें नहीं करना चाहिए चर्चा। तो चलो देखते हैं। पहला है देखिए, कविता के विचारों और थीम पर ऑफ कोर्स करना चाहिए कि आखिर कविता में किस बारे में बात हो रही है। तुकबंदी पर करना चाहिए, वो जो लय वगैरह आते हैं इस पर भी बात करनी चाहिए। काव्य साधनों पर भी करना चाहिए कि ये पोयम है तो ये कौन कौन से साधन इसमें यूज किए होंगे, जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट आता है। बट ग्रामर का हम यूज नहीं करते हैं। अपने आप में ग्रामर क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, ये मैंने आपको कई बार बताया है। तो ये तीनों ऑप्शन ना भी समझ में आए, बट अगर व्याकरण कहीं पर दिख जाए तो उसको तुरंत काट देना, नहीं में यही चीज़ नहीं है, नहीं होना चाहिए। सो दिस इज राइट। अब चलते हैं, ये हमारा हो गया 148 हो गया। अब ये हमारा 149, भाषा बोलने वालों में दूसरी भाषा या फिर भाषाओं के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग सामान्य है, इसे क्या कहते हैं। जैसे आप सब लैंग्वेज बोलते हो तो उसमें हमारी जो दूसरी भाषा होती है और भाषाओं के शब्दों और वाक्यों का हम उसमें क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो सामान्य है, इसको क्या कहते हैं। संकेत बदलना व संकेत मिलना, भाषा संचरण, संदर्भ में भाषा, सामाजिक भाषिक व्यवहार। अब आप सोचिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या लगेगा, 140, ये कौन सा है, 149 है, तो इसमें आप सोचोगे कि ये होगा संदर्भ में भाषा। यही तो आप सोचोगे ना कि भाषा बोलने में, बोलने वालों में, जो लोग बोलते हैं उनकी दूसरी भाषा, तो इसमें संदर्भ में भाषा आपको लगेगा, भाषा संचरण लगेगा। बट ये सही नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इसमें आप क्या करोगे, संकेत बदल कर या फिर संकेत मिलना। जब हम भी कोई भी दूसरी भाषा सीखते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, अचानक से तो हमको सारी चीज़ें नहीं आती है ना, हम कभी कभी उसमें बदल बदल कर कोई चीज़ इन्वॉल्व करके वो क्या बना लेते हैं, एक सेंटेंस बना लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक सामान्य है, संकेत बदलना व संकेत मिलना।
जब भी ऐसा आए कि आपको वाक्यों का प्रयोग सामान्य है इन सारी चीज़ों का, तो उसको बोलते हैं संकेत बदलना व संकेत मिलना। सो दिस इज राइट। क्वेश्चन के हिसाब से देखना है कि क्या पूछ रहा है। और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन 150। उपचारात्मक शिक्षण का क्या अर्थ है? मैंने कई बार आपको बताया है कि उपचारात्मक आप क्यों देते हो। अगर बच्चा जो है, सबसे पहले एक होता है निदानात्मक। निदानात्मक मतलब बच्चे की आप गलती देखते हो कि बच्चा जो है किस किस चीज़ में कमजोर है, उसके बाद से आप रेमेडियल मतलब उपचारात्मक उपचार करते हैं, जो भी गलतियां हैं उसको आप सुधारते हैं। बस यही तो होता है। पहला देखो, शिक्षार्थी के अधिगम को सुधारना। शिक्षार्थियों के इसमें देखो बस इतनी चीज़ लिखी है, तो कई बार लोग यहीं पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे कि सुधारना है, बट नहीं, नीचे आना है आपको। शिक्षार्थियों के अधिगम तथा शिक्षकों के शिक्षण दोनों में सुधार करना। और दिस इज राइट। अगर बच्चा जो है कोई चीज़ नहीं सीख पा रहा है तो आपको उपचार करना है, तो केवल बच्चों को नहीं सुधारना है, आपको अपने टीचिंग जो टेक्निक आप यूज करते हैं उसमें भी आपको सुधार करना है। तो दूसरा तो एकदम सही है। तीसरा भी देख लेते हैं, परीक्षण में शिक्षार्थियों के निष्पादन में सुधार करना। नहीं, परीक्षण के निष्पादन में नहीं करना है, आपको अधिगम में करना है। 4 देखिए, कक्षा प्रदर्शन में सुधार करना, ये भी नहीं। कोई भी चीज़ उपचारात्मक आप किस में करते हो? अधिगम में करते हो, बच्चे के में भी और खुद के अपने टीचिंग लर्निंग जो आपकी जो भी आप यूज करते होंगे मेथड, उसमें भी। समझ गए होंगे आप। तो ये इसका राइट आंसर है। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। आप सब ना तो लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना ही सब्सक्राइब। बहुत कम ही लोग हैं जो लाइक करते हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है। और हर दिन ऐसी क्लासेस आते रहेंगी, चैनल से जुड़े रहिए। आपका सीटेट जो है 100% क्लियर जरूर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।